आइडिया देना चाहेगा कोई, क्या होता है ये? नाम से ही पता चल रहा है। हाँ जी। लमसम इज समथिंग कि दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज द एरिया, दिस इज द बिल्ट अप एरिया, ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, तो देर अभी आपको मार्केट में ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, वो बताएंगे आपका इतना बिल्डअप एरिया, उसके हिसाब से इतने में बना देंगे, बात खत्म। गेटिंग? आपको कोई आइटम रेट नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपको ये बता देना ये आइटम रखना है। ठीक है, वो आप इतना आपको कुछ ड्राइंग्स तो प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। पहली बात, आपको ड्राइंग्स बताना पड़ेगा और थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, बट वहां पे हम रेट की बात ओवरऑल में करेंगे। Are you getting overall? This is the built-up area, and this kind of specification we are wanting. We want in this project. So आप बता दो जी कितने में करके दे दोगे मेरे को, सिंपल। मुझे इतना नेगोशिएशन नहीं करना, मुझे इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, मुझे BOQ ये सब, मुझे इन सब से बचना है, मुझे जल्दी जल्दी काम कराना है। और आई नो इन माय पास्ट एक्सपीरियंस, मैंने इतना बिल्टअप एरिया मैंने इस प्रोजेक्ट में कराया था, दैट इज ऑल्सो हाउसिंग। हाउसिंग में मेरे को इतना इतने इतना बिल्डअप एरिया इतने में बन गया था। ओके, सो आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हुए, देखो जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, ऐसा ही बनाना है, और ये बताओ कितने में बना दोगे, सिंपल। तो दैट्स कॉल्ड लमसम, जिसमें आप सीधा सीधा तो मतलब बात फिक्स करते हो। प्राइस, हाँ जी। फिक्स प्राइस। इट्स नॉट द फिक्स प्राइस, इट्स जस्ट लमसम। लमसम बोलेंगे तो यू नो लॉट ऑफ आइटम्स, द कंप्लीट प्रोजेक्ट का सीधा एक रेट। अब क्या, एक तो देखो आइटम रेट में तो क्या था कि आप एक एक आइटम के लिए रेट उससे उससे स्पेसिफाई कर उससे रहे थे। बात करते हैं, नेगोशिएट कर रहे हो कि या ब्रिक वर्क में क्या रेट लगाओगे, प्लास्टर में क्या रेट लगाओगे, कील लगाने में क्या रेट लगाओगे, फर्श लगाने में क्या रेट लगाओगे। नाम से ही मुझे पूरा बिल्डिंग खत्म करके दो, कितना में दे दो। मुझे ये नहीं देखना कि एक आइटम का इतना, पूरा बिल्डिंग का कितना दे दो। जैसे गेटिंग गाँव दिस? घर मोटा मोटी, हाँ जी। गाँव घर में जिस तरह यूज करते हैं, मोटा मोटी इतना में कर दो, हाँ उतना में जी, कर दो। इसको बोलते हैं मुग्गे में, देसी लैंग्वेज भी फ्यू टॉक मुग्गे में, लाइक कि आप आपके लोकल कॉन्ट्रैक्टर होंगे जी, मुझे घर बनवाना, वो बोलता है जी 15 लाख में बना के दे दूंगा मैं, जी मैं 40 लाख में बना के दे दूंगा, सिंपल। गेटिंग? बट आप अपनी तरफ से कुछ ड्राइंग्स दोगे, कुछ डिटेल्स दोगे, कुछ स्पेसिफिकेशन दोगे। So as per those details and specification, he will give his lump sum rate. Okay. अच्छा, इस तरह का टेंडर आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? इस तरह का आप टेंडर यूज कर सकते हो कि आप उसी तरह के प्रोजेक्ट रिपीटेटिव कर रहे हो, लाइक आप बिल्कुल नए हो और आप पहला प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी लमसम टेंडर के में मत जाइएगा, वहां पे आप फंसोगे। सो आपने कोई लाइक देर इज ए यू कैन से देर इज समथिंग, मे बी एक आउटलेट है, एक इंटीरियर आउटलेट है, वो आपको 4 बनाने हैं। ठीक है, तो पहला जो आपने बनाया, वो आपने आइटम रेट के हिसाब से या कोई दूसरा प्रोसेस टेंडर का किया, उसके लिए बना दिया। सो यू नो कि ये वाला मैंने इतनी फाइट करके मेरे को ये इतने में भी हमने 20 लाख में उसको सेट कर दिया। सो अभी मैं दूसरी बार जाऊंगा, आई डोंट वांट लेंथी प्रोसेस। और इवन यू कैन आस्क द सेम कॉन्ट्रैक्टर जी ऐसा ऐसा एक और बनाना, बताओ कितने बनाओगे। मैं हमें ये ना आइटम रेट के चक्कर में नहीं फंसना। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, और आई डोंट हैव दैट मच मैन पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बोलेगा जी ये 20 में पड़ा है जी, मैं ये आपका 19 में बना दूंगा, 21 में बना दूंगा। ओके, दैट इट्स अगेन यू हैव टू नेगोशिएट। ठीक है, यू हैव टू अगेन गिव हिम or that person the drawings, the specifications. Okay, drawings and specification जाएगा, और कुछ डिटेल्स जो होंगी, that is a part of again drawings, वो उसको भेजी जाएंगी, and according to that he has to work. सही टाइप ठीक ऑफ है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। this is a type of this is a type of tender.
Okay, again I'm just saying tender to contract में there is only one thing, सिर्फ उसको लीगली बाउंड डॉक्यूमेंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर से टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मोर एंड लाइक सेम थिंग, बट टेंडर इज नॉट लीगली लाइबल, लाइबिलिटी नहीं होती एक दूसरे की। उसको सिर्फ लीगली लाइबल करने के लिए वी यूज दिस टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ओके यस सर, ओके यस सर। या सो नाउ यू कैन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो यू कैन से इट्स ए लम सम कॉन्ट्रैक्ट, बट उससे पहले तो टेंडर ही है, और कोई भी प्रोजेक्ट पहले तो टेंडर के स्टेज पे होता है ना, या सीधा कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जब आपने आपका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर लिया होता है, देन आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। ओके, उससे पहले तो आपको टेंडरिंग वाले प्रोसेस में ही रहना पड़ता है। टेंडरिंग जब यू आर फाइंडिंग द प्राइस for the project, basically you can't say price, you can say the budget, maybe budget for the project, and who will be willing to do your project in that specific budget as per your tender and terms conditions। okay, so तब तक the situation is under tender, पर जैसे ही वो legally bound हो जाएगा then it becomes a contract। okay, so don't get confused with this। now coming next, it's cost plus percentage tender। Try to assume, it's very basic thing, it's not some rocket science। अभी दो मैंने आपको बताया, ट्राई टू अज्यूम क्या हो सकता है ये। तो ये कुछ एक तो जो कॉस्ट होती होगी जितनी मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगाते होंगे, प्लस उस पे कुछ परसेंटेज वो रखता होगा ऊपर से। या ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोलता है क्लाइंट, बोलता है कि देखो, वो कॉन्ट्रैक्टर बुला लेता है दो तीन को, सबसे अलग अलग नेगोशिएट करेगा, सबको इकट्ठे बिठा के नहीं करेगा। पहली बात, कोई भी नेगोशिएशन होती है किसी भी टेंडर से, सबसे अलग अलग बात करनी होती है। सो मे बी जिसने ए पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर ए आता है उसके पास, एंड ही से दिस इज माय प्रोजेक्ट, व्हाटएवर आइटम जो भी लगना है लगाओ, जो भी आइटम आपको परचेज करना है वो मैं परचेज करके दूंगा, सिर्फ आपको सिर्फ प्रॉफिट बताओ कि उसको लगाने को जितना भी मुझे लेबर लगा रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी है जो उस पे आपको। देखो, आपकी जो फीस होती है एज एन आर्किटेक्ट, हमने जब गाइडलाइन देखी तो क्या थी कि उस प्रोजेक्ट का जितना बजट, उसका 2% या 3% ऐसा था। ये सब मैक्सिमम 5% था उसमें। हाँ, सेम थिंग इज मैक्सिमम देयर। 5% ना था। आपको बोलता है कि आपको जितना भी मेरे प्रोजेक्ट में जितना भी आइटम लगता है वो सब मैं कॉस्ट, आपको कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना। अब इसमें क्या फायदा है कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जेब से कुछ नहीं लगाना, उसको सिर्फ प्रॉफिट लेना और काम करना है। इट्स सेइंग कि ये जो कॉस्ट है वो सब, जो भी आइटम आ रहा है, सरिया आ रहा है, कंक्रीट आ रहा है, कोई दरवाजा आ रहा है, फ्लोरिंग आ रही है, सब जो भी आएगा वो दैट विल बी पेड बाय क्लाइंट इटसेल्फ। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्टर को वो उसका परसेंटेज देगा। जैसे उसके प्रोजेक्ट में 1 करोड़ लगा है तो बोलता है कि मैं 10% आपको दे रहा हूँ, लगभग 10 लाख में आपको दे दूंगा, आप मेरा काम करवा दो, मेरा प्रोजेक्ट लगा दो। तो उसमें आपकी लेबर रहेगी, मटेरियल मेरा है, एंड कोई भी मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर होता है उस प्रोजेक्ट में, वो सब क्लाइंट की थ्रू बोन किया जाएगा। सिर्फ वो जो परसेंटेज मार्जिन है, देखो क्या होता है, अभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर इतने तेज होते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट में 20 20 30 30% मार्जिन ले जाते हैं।
ठीक है। तो अभी आई एम ए पर्सन, मुझे ना तो आइटम रेट के चक्कर में फंसना, मुझे टेंडर रेट का भी नहीं है, बट मैं एम सेइंग यार मुझे थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। आई जस्ट वांट वर्ड कि मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ता हूँ, पहली बात जिसके पास ज्यादा फाइनेंसेस नहीं है, बट इज गुड इनफ टू डू द जॉब। ओके, उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, बट क्लाइंट के पास तो फाइनेंसेस है, तभी तो प्रोजेक्ट लगा रहा है। ऑब्वियस वो क्लाइंट तो वही होगा जिसके पास पैसे होंगे। ठीक है। सो वो बोलता है कि मैं और किसी को 20 या 30% दूंगा, बेटर है कि मैं आपसे नेगोशिएट कर ले, तो 10% ले लेना जो भी बनेगा। सिंपल। ओके। सर लेबर या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी। लेबर कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ। नो 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 नो, अगेन इसमें जो भी है एक्सपेंडिचर दैट इज बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग लेबर। यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट उसका हम फिक्स कर देंगे कि ये प्रॉफिट आपका रहेगा। और जो आप ये बात कर रहे हो लेबर, if we talk about labor tender is something जिसमें there is a difference between cost plus percentage and labor tender। लेबर में हम क्या करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो सिर्फ उसका काम है आपको लेबर प्रोवाइड करना, मटेरियल आपको देना है साइट पे, क्लाइंट की तरफ से मटेरियल रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से लेबर रहेगी। अब वो लेबर को 100 रुपए दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है, सारा जो लेबर के थ्रू प्रॉफिट होगा वो कॉन्ट्रैक्टर का होगा। ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट प्लस परसेंटेज स्टैंडर्ड, नाउ वी आर जस्ट हायरिंग ए कॉन्ट्रैक्टर just to just to look after your project। कॉस्ट भी क्लाइंट की है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी क्लाइंट के थ्रू के बोन होगा। कुछ साइट पे कोई मशीनरी आती है, उसका रेंट भी क्लाइंट को पे करना है। ओके। ओके, यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन 3 and 4 और नॉट? सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को रखना बस। क्या है? सुपरविजन के लिए देखने के लिए रखना है कॉन्ट्रैक्टर को। आप लाइक आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है, नॉट गेटिंग। जो भी काम है उसको देखने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को रखना है उसमें। या सिर्फ देखो क्या होगा कि क्लाइंट है, क्लाइंट ही कैन नॉट मॉनिटर ए प्रोजेक्ट, ही डोंट नो हाउ टू मैनेज ए प्रोजेक्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट ए कॉन्ट्रैक्टर, he has a lot of experience to explore, to complete a project or to do a project। okay, आज मैं नया कोई क्लाइंट हूँ, मैं अपनी तरफ से पैसा लगाता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ mistakes, lot of wastage will happen, I cannot manage my labor proper। okay, so ऐसा देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जिसके कारण मैं अननेसेसरी अपने प्रोजेक्ट जो 20 लाख में कंप्लीट होना चाहिए था वो 40 लाख लगा बैठ। ओके, बट व्हाट आई डिड, आई जस्ट हायर्ड ए कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, खुद नहीं आ रहा, वो भी अपना कोई इंजीनियर है, उसको जो है उसका एक एक्सपीरियंस इंजीनियर है, उसको वहां का मैनेजर बना देगा। एंड उसको सिर्फ यही बताना है कि भैया हमारी तरफ से कुछ भी पैसा नहीं लगना, क्लाइंट की तरफ से क्या पैसा लग रहा है उसका आपको हिसाब रखना है, कितना लेबर है उसको आपको मैनेज करना है। और मुझे मुझे आपको वहां की कंप्लीट जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसका लिस्ट बना के देना है। उसका उसने जो भी क्लाइंट था उसके साथ फिक्स कर रखा है, भाई जो भी आपकी साइट पे एक्सपेंडिचर हुआ है, लाइक 20% 20 लाख हुआ है, क्योंकि अभी वो एक एक्सपर्ट के थ्रू काम हो रहा है। सो 20 लाख लगा
20 लाख पे उसने सिंपली बोला आपको 10% मैं दे रहा हूं, ठीक है, 2 लाख उसको दे दिया। क्लाइंट इज हैप्पी, कॉन्ट्रैक्टर को अपना फाइनेंस नहीं लगाना पड़ा, उसको कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ा, उसको सिर्फ आपका जो एक उसने एक मैनेजर भेजा था, इंजीनियर है, उसका सैलरी देना पड़ रहा है, सिंपल। ठीक है, ओके सर। यू गेटिंग दिस थिंग? सो आप खुद से वो प्रोजेक्ट ना करें, किसी एक्सपर्ट से कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसा बचाओगे, या तो आप, नहीं तो आप खुद से करना स्टार्ट कर जाओगे तो आप बहुत सारी मिसमैनेजमेंट करोगे, यू आर लैकिंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो 20 लाख वाला प्रोजेक्ट कहीं पे 30 या 40 लाख में जाके कंप्लीट करोगे। सो बेटर यू जस्ट गिव दैट परसेंटेज टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, भैया इतना परसेंटेज ले जाओ, मेरे सर से सिरदर्दी हटाओ, काम खत्म। ओके, हाँ जी बोलिए। सर वो जो ठेकेदार है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर इंस्टीट्यूट में? बाकी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कैन यू राइट इट डाउन? हेलो या सर, मैं पूछ रही हूँ जो ठेकेदार बोलते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं या फिर इंजीनियर को? बाकी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई डोंट नो व्हाई। सर वो कह रही है ठेकेदार जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, इंजीनियर ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ही तो होता है। हाँ हाँ, ठेकेदार इज कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एन इंजीनियर एंड ही कैन बी एक्चुअली एनीवन, लाइक जो बोलते हैं जिसके पास फिर पैसा, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बट ही कैन हायर एन एनी इंजीनियर because he is the ultimate boss. Okay, it's not necessary he need to be an engineer or something else. तो कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी ठेका ही है ना? हाँ या कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी ठेका है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट में भी बात करेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक यदि हम कुछ लीगली बाउंडिंग होते हैं, कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं होते, वो भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो ठीक है, कमिंग बैक, दिस इज डेमोलिशन टेंडर। आप सब ये राइट करते जाओ और इनका जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो लिखते जाओ। So this is we talk about demolition. You have some कुछ आपको प्रोजेक्ट है ऑलरेडी है वहां पे, उसको तोड़ के डेमोलिश करके नया प्रोजेक्ट लगाना है। सो डेमोलिशन इज अगेन ए वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क, बहुत ज्यादा लेबर लगेगा क्योंकि चीजें तोड़नी है, फिर उनको साइड से निकालना है डेब्रिज को और बाहर फेंकना है। ठीक है, सो कुछ लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि दिस इज ए वेस्टेज फॉर मी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी को बुलाता हूँ और उसको बोल देता हूँ ये यहाँ से निकाले, मैं उसको पैसा दे दूंगा। बट कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको पता है देख कि इसमें जो भी मटेरियल लगा है इस प्रोजेक्ट में, देख इट गोट सम वैल्यू, तो वो बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है, बोलता है कि आप इसको डेमोलिश करो, इसको डेमोलिश करो और आई वोंट पे यू एनीथिंग, और जो भी है साइड से सब अपने पास ले जाओ, आपको जो करना है उसका बेचो, कुछ भी करना है करो। ठीक है, सो दैट इज यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, जो टूटने के बाद जो भी वहां पे मटेरियल है, इफ यू नो द वैल्यू यू कैन नेगोशिएट विद द कॉन्ट्रैक्टर कि भैया आपको, आपका लेबर लगेगा, आपको तोड़ना है और आप इसको ले जाओ। इफ यू फील लाइक उसको जो मटेरियल है वो उसकी ज्यादा वैल्यू है तो आप उससे ऐसे नेगोशिएट करोगे कि आपको तोड़वाना है, इसको लेके जाना है, बट लेके तभी जाओगे कि आप मुझे सरप्लस अमाउंट और दोगे कुछ, मे बी 10 lakhs और 20 लाख, बिकॉज द उसमें जो भी मटेरियल निकल के आ रहा है दैट इज ऑल दैट वर्थ ही, मे बी डोर जो आपके वुडन डोर्स हैं, विंडोज हैं, सब कुछ इंटैक्ट है, अच्छी क्वालिटी में है, ब्रिक्स हैं, एवरीथिंग, so in that scenario, so this becomes your demolition tender, कि इसमें आप बिल्डिंग को डेमोलिश करने के लिए बात करते हो आपके कॉन्ट्रैक्टर से। ओके, यू नेगोशिएट विद हिम
कि आपको डेमोलिश करने की मैं क्या चार्जेस दूंगा या क्या लूंगा, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? सर किस बेसिस पे लेगा वो, मतलब क्लाइंट चार्जेस अगर से लेगा तो पैसा किस बेसिस पे लेगा डिमोलिश करने के? ये अगेन दिस इज काइंड ऑफ ए वैल्यूएशन, लाइक आपका एक सब्जेक्ट टॉपिक यस आएगा, सर, है यस ना? सर, तो वैल्यूएशन। यू कैन ऑलवेज वैल्यू इट आउट कि आपका आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसमें इतना बिक लगा हुआ है, तो जब आप तोड़ोगे तो ये मान सकते हो कि 30% 40% टूट जाएगा, बाकी 60% तो बचेगा। तो आपको पता चल जाए इतना ब्रिक्स है, उसका हाफ प्राइसेस लगा लो क्या है। फिर यू कैन ऑलवेज वर्कआउट कि इतने डोर्स है विंडोज हैं, तो वो तो आप बिल्कुल सेफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो तो मतलब वो स्क्रैप वैल्यू पे बेस्ड है? हाँ सर, या स्क्रैप वैल्यू पे बेस्ड रहेगा। वो भी अगेन आपको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट ऐसे नहीं बोल सकते ना। एंड वो जो आपने वैल्यू एनालाइज करी है वो ही वैल्यू पे, जो यदि कॉन्ट्रैक्टर भी उसी वैल्यू के आसपास घूम रहा है तो आप लोगों की डील अच्छी जल्दी हो जाएगी। नहीं होगी तो आप लोगों को नेगोशिएट करना पड़ेगा, या उसको कम करना पड़ेगा या आपको कम करना पड़ेगा, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, कम या ज्यादा, सो सो दैट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहे ना। सो सो हम्म, सर वैल्यूएशन में दो वैल्यूज थी, एक तो सैल्वेज वैल्यू थी, एक स्क्रैप वैल्यू थी। हम्म, सैल्वेज वैल्यू ये थी डिमोलिशन से पहले की जो वैल्यू है, अगर बिल्डिंग खड़ी है पुरानी है, मतलब डिमोलिश के उस पे है, होने सुनो वाली सुनो, है, आप जब डेमोलिश करा रहे हो तो डेमोलिशन वाली दोगे ना, तो वो वैल्यू नहीं दे मतलब सकते ना। वो तो फिर आप क्या करोगे, वो देखो अभी क्या होती है वो सिचुएशन, वो तब होती है यदि आपको मकान बेचना है या लोन लेना है। हाँ। ठीक है, बट आपको डेमोलिशन करना है ना, हम्म। और आपको दोबारा बनाना है, तो वो सैलरी वाली वैल्यू थोड़ी ना डालोगे। हम्म। तो वो फिर कहाँ से पे करेगा? दैट इज, तो अब सब कुछ वेस्ट हो गया। बट ओनली थिंग कि वो स्क्रैप से निकाल के वो कहीं पे बेच के वो हम्म। जितना पैसा मिलेगा उसके थ्रू अपना लेबर के खर्चे निकाल सकता है, और ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी उसको तो सरप्लस अमाउंट आ जाएगा, उसको बच जाएगा, और भी ज्यादा आ रही होगी तो क्लाइंट को भी पे कर सकता है। तो वो उसको भी, कॉन्ट्रेक्टर को भी एनालाइज करना जरूरी है कि मैं यहाँ पे कितना क्या बचा सकता हूँ। सर इसका पे करने का तरीका ये भी हो सकता है ना, जैसे मतलब हमें वापस ना पे करके वो अपने काम में से कट कर लेगा उतने को? हाँ, दोनों तरीके हैं बिल्कुल। जी। देखो, दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। हम्म। ओके, इट्स अप टू यू कि आप उस डील को कितना अच्छा बनाते हो अपने लिए भी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यस सर। ओके, क्योंकि आई हैव सीन, मैंने मेरे एक फैमिली में देयर इज अ प्रोजेक्ट इन दिल्ली, उन्होंने क्या किया था कि दे डिड अ डील विद द कॉन्ट्रैक्टर। दे सेड कि कॉन्ट्रैक्टर सेड कि मैं सारा तोड़ दूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, बट मैं ब्रिक्स ले जाऊंगा सारी। बट दे व्हाट दे डिड, दे बोला कि आप पैसा लो बट आई वी वांट ब्रिक्स। सो वो इतना ब्रिक्स निकला वहां पे, क्योंकि वहां पे पहले फाउंडेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती थी, गहरी गहरी होती थी। ओके, दीवारें भी चौड़ी चौड़ी होती थी, तो उनको जब नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ा तो उनका ये लगा लो 3 से 4 लाख का ब्रिक्स उनको लाना नहीं पड़ा। गेटिंग, कहाँ वो 40,000, मतलब अभी यहाँ पे क्लाइंट ने क्या करा, so he knows the value, the worth of his this project, that's why he got this। नहीं तो उसको इतना नुकसान ही होता। वो तो कॉन्ट्रैक्टर फ्री में करके चला जाता, उसको तो तभी भी 40,000 की लेबर लगती है और सारा ले जाता, बाहर भेज देता। नाउ, तो दिस इज अगेन कि दिस इज समथिंग वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज में क्या वैल्यू है क्या नहीं है। और सर पुरानी ब्रिक्स तो शायद ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं आजकल की जो ब्रिक्स बन रही है उनसे। नहीं नहीं, अगेन अगेन ना, वही मैंने बोला, वो आपको देखो, कई बार क्या चीजें होती हैं, देखो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं दिनेश, कि वो बोलते हैं कि हमें जी पुरानी इतनी लगानी। हमारे पंडित जी बोलते हैं, वास्तु बोलता है कि जितनी भी ईंटें हैं ना सब हटा दो, पुरानी नई नई ही लगानी है। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नया ईंट लगाना है। बट कहीं कहीं लोग होते हैं कि जी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे भी जस्ट वांट टू सेव समथिंग, जो भी है वी वांट टू रीयूज इट बिकॉज इट्स ए रीयूजेबल मटेरियल। ओके, सो यू कैन ऑलवेज यूज। So they use, they saved. There are people, they have a lot of money, but they don't want to use that. For them, it's scrap. यस सर।
क्या? So again, these kind of things, very much depends on client to client. ठीक है? So Okay, so now there is a one more, the very common is, I just write it down, schedule of rates with up or down. अज्यूम क्या हो सकता है ये? मटेरियल के रेट जो ऊपर नीचे होंगे उसके हिसाब से क्या होगा? मटेरियल के रेट जो ऊपर नीचे होते हैं मार्केट वैल्यू में, मार्केट में। ओके, या बिल्कुल सही, थोड़ा सा सही जा रहे हो। सो या दिस इज समथिंग कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को आपने एक तरह से आइटम रेट टेंडर भर के दे दिया, ठीक है, भर के दे दिया कि ये आइटम्स है, इनका ये रेट है, ठीक है, दिस इज मेरी मार्केट स्टडी है, ठीक है, मेरी मार्केट स्टडी है या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने दूसरे उनसे काम करवा रखा है। अब ये रेट मैंने दे दिए, आप बताओ इसमें से आप 5% कम दाम में काम करोगे या 5% ज्यादा में काम करोगे? इट्स अप टू यू, ठीक है। आर यू गेटिंग? कि आपने आइटम रेट भर के दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, आप बताओ ये तो आइटम रेट है मेरे पास, क्योंकि इन रेट्स पे मैंने काम करा रखा, आप इसी रेट पे काम करोगे, इससे कम रेट पे काम मुझे करके दोगे या इससे ज्यादा पे काम करके दोगे? तो इसका आइडिया ये होता है, ये कब यूज करेंगे, जब हमें और ज्यादा नेगोशिएट करना पड़े। इस पे तो हमने काम कर रखा है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है बोलता है कि मैं इससे भी कम में काम कर सकता हूँ, तो ही कैन ऑलवेज से कि मैं इसमें भी 5% कम कर दूंगा या 10% कम कर दूंगा। आइटम टू आइटम भी हो सकता है या ओवरऑल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड आउट हो जाती हैं, तो उन जो चीजें हैं जो आपने ऑल प्रोजेक्ट्स में यूज की हैं उनको स्क्रैप नहीं करना है, उसको एनहांस करना है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। यू नो कि ये प्रोडक्ट, ये आइटम इतने रेट में हो रहा है मार्केट में, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस रेट में कर रहे हैं। इफ समबडी इज न्यूज देयर, समबडी बिग और समथिंग न्यू, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो या जिसको किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ टेंडर ऑल्सो, जिसमें आप उसको शेड्यूल ऑफ रेट बोल दो, दे दोगे और आप बताओ जी इसमें कितना कम या ज्यादा में कर दोगे। सिंपल, मुझे और ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेट है मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के। आपको ये करना है, बताओ, ठीक है। ओके फाइन। यस सर। सो आपने मोस्टली ये जो चैट 6 लिखे हैं इस पे ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। दीज आर वन विच आर इम्पोर्टेंट, बाकी इज नॉट दैट मच। एक दो और हैं, बाकी वी आर नॉट कवरिंग देम। सो कमिंग बैक, I have a slide which I just want to show you. कि आपका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें आई फाउंड ए वेरी गुड स्लाइड जो आप लोगों को अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये देखो, कैन यू सी दिस स्लाइड? यस सर। यस सर। 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो एक बार, समझो। इतना मैंने बताया तो समझ आना चाहिए आपको। ऊपर लिखा है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, ना उसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए उसने,
इंस्ट्रक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि ये टाइप ऑफ टेंडर कौन सा है, लमसम वाला है, कैसा वाला है, वटेवर, क्योंकि अब हमने फाइनल कर लिया है, तो फाइनल कर रहे हैं जो भी है। अच्छा, नेम ऑफ वर्क, एड्रेस, काम का क्या नाम है, इसे वेयर हाउस प्रोजेक्ट, इसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, एड्रेस, ओनर का नेम, प्राइस ऑफ ब्लैंक टेंडर फॉर्म, amount of EMD, this is some documentation again, earnest money deposit, time and place of tender submission की किस टाइम तक आपको ये सबमिट करना है, क्योंकि हम डेट देंगे कि इस तारीख तक आप 15 लोगों को हमने भेजा कि इस तारीख तक आपको भेजना, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नेगोशिएशन वाला प्रोसेस को खत्म करना है। हमें ऐसा नहीं है टेंडर डॉक्यूमेंट 1 साल तक आप भेजते जा रहे हो, मैं सबको कलेक्ट कर दूंगा, तो एक हमें डेडलाइन रखना पड़ेगा। तो दैट डेडलाइन विल बी टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर। देन जनरल कंडीशंस में बात करेंगे, तो जो मैं अभी बोल रहा था कि इट इंक्लूड बेसिक रेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल, एमओसी, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा भी लॉट ऑफ कंडीशंस की पेमेंट कब होना है, किस किस स्टेज पे क्या होगा, वो भी इसमें जनरल कंडीशंस में आ सकती हैं। ओके, लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर टू आर्किटेक्ट ऑफिस, लेटर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्किटेक्ट्स ऑफिस। डन। लेटर ऑफ ऑफर की, ये कॉन्ट्रैक्टर एक ऑफर देगा कि ये आपका प्रोजेक्ट में इतने अमाउंट में कर रहा हूँ, जो उसका ओवरऑल आ रहा होगा एज पर बीओक्यू, एंड जो भी रेट्स, जीएसटी, जो भी टैक्सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके वो वहां पे एक फॉर्म में भर के दे देगा कि ये प्रोजेक्ट इतने में करके दे रहा हूँ, दिस इज माई ऑफर, दिस इज ऑफर। उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो बाद में। देन कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड जनरल कंडीशंस, ठीक है। सो जो एग्रीमेंट्स एंड जनरल कंडीशन हम बात कर रहे हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ कंडीशन की ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या नहीं करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होगी तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस this stage, this step. Next will be drawings. So these all things will become a tender document. जो टेंडर डॉक्यूमेंट होगा इसमें इतना सब होगा जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, देख लो, एक बार पढ़ लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। सर इसमें ये कह रहा है प्रिंटेड पेपर्स अवेलेबल विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। कोई नहीं दादा, द पॉइंट इज इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जो आपको मे बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, ओके, बट IIA का होना जरूरी है या नहीं है, COA की कुछ कंडीशंस होती हैं जो लाइबिलिटीज होती हैं आर्किटेक्ट्स पे। सो ओके ओके, देखो अगेन इफ यू आर टॉकिंग इन कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो ये क्यों लिखा उन्होंने IIA। Okay, apart from that, just try to analyze what is this. This is टेंडर डॉक्यूमेंट। इसमें आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे बिफोर फ्लोटिंग एनी टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसमें आप टाइप ऑफ टेंडर लिख रहे हो, नेम एंड एड्रेस, EMD अमाउंट जो रहेगा वो सब प्रिस्क्राइब कर दोगे, कोई कंडीशंस हैं वो आप सब लिख दोगे, बिल ऑफ क्वांटिटीज का एक डॉक्यूमेंट होगा, ड्राइंग्स होंगी, एक ऑफर लेटर यदि वो अपनी तरफ से बना के भेजेगा एज पर द उसने जो ड्राइंग देखी और बिल ऑफ क्वांटिटी देखा उसके हिसाब से जो अमाउंट बन रहा होगा वो अपने ऑफर लेटर में डाल के भेज देगा आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में। ओके, हेलो सर, बाकी पूछ रही है अमाउंट ऑफ EMD क्या है? ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, कुछ अमाउंट होता है जो उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा यदि वो यदि वो उनको यदि टेंडर मिलता है, ठीक है, तो उनको कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखना पड़ता है, इस काइंड ऑफ ए सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है, कि इतना जो जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ अमाउंट वो पहले से आपको देके चल रहे हैं, सो दैट नाउ वो अपनी तरफ से श्योर कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और एज पर टर्म्स कंडीशन करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट, इस पे देखो जो आपके क्वालिटी ऑफ टेंडर में क्या क्या है, एक बार पढ़ो।
and this your EMDs are always refundable, okay, or maybe adjusted. Qualities of good tender ये क्या बोलता है? Terms of work specified in bill of quantities should be clear and specific. This is very important कि जब भी आप specifications भेज रहे हो, it should be very clear, कि उसको उसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन ही बनना चाहिए कि आपने उसको वुडन डोर बोला और उसने सिर्फ ही अज्यूम समथिंग एल्स, तो इस तरह का कुछ सम काइंड ऑफ unclarity in your specification can create a dispute in the project. So this is the first statement. It is saying it should be clear and specific. Working drawings need to be supplied wherever details involved. All factory made products trade name to be mentioned. Like जो फैक्ट्री मेड है, लाइक जो आपकी फिटिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Basic price of material can be mentioned in case of certain materials like marble, granite, etc. So if you want to do have some flooring of some granite, so वहां पे आप बेसिक ये डाल सकते हो कि ये 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फिट वाला मेंशन करोगे, बिकॉज वहां पे भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ग्रेनाइट में, तो आप ये करोगे कि ये इसका मार्केट में ये वाला रेट होगा, उसको अप्लाई करने के लिए वो अपना लेबर और एक्स्ट्रा चार्जेस कितना ले रहा है, तो ही कैन क्योर कि वो जो है उसको हम वो 7,000 पर स्क्वायर फीट पे करेगा या 8,000 पर स्क्वायर फीट पे करेगा, जिसमें मटेरियल का प्राइस इटसेल्फ इज 5,000 स्क्वायर फीट. ओके, तो दैट इज बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल. दैट अगेन कि आप इंफीरियर क्वालिटी का इस तरह, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है. All tenders shall be treated equally with same information like specification, drawings, and bill of quantities. Now stage involved in finalizing tender, announcement of tender. तो टेंडर नोटिस दैट कैन बी सिलेक्टिव है तो उन्हीं लोगों के पास जाएगा, ओपन है तो न्यूज़पेपर के थ्रू जाएगा. ओके, सबमिशन ऑफ टेंडर, फिर वहां से वो लोग अपनी तरफ से फिलअप करके, प्राइसेस फिलअप करके, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके, EMD अमाउंट डिपॉजिट करके, ठीक है, वो सब डाल के आपको सबमिट करेंगे, जिसमें ये जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जानी चाहिए, अलोंग विद EMD, अलोंग विद जो आपका लेटर ऑफ ऑफर है, ये सब फिलअप करके. सो दैट बिकम्स सबमिशन ऑफ टेंडर. नाउ जब क्लाइंट के पास ये जितने 5 लोगों के टेंडर पहुंच जाते हैं, 5 कॉन्ट्रैक्टर्स के टेंडर पहुंच जाते हैं, तो देयर विल बी एक डेट फिक्स की जाएगी, उस दिन वो सारे टेंडर इकट्ठे खोले जाएंगे, एक ही दिन में खोले जाएंगे. दैट इज अगेन so that if we talk about single owner, वहाँ पे this thing which I'm telling is not that necessary, but if we talk about if this is some project some for company, तो वहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब ऐसा हो गया कि किसी एक का टेंडर आपने खोल के देख लिया, and that the MD of that company, like maybe some employee of the company or project manager of the company, तो what he can do, he can किसी को कांटेक्ट करके ये बोल सकता है कि जी इसके में तो इतना रेट आ रखा है, इसमें इतना आ रखा है, आप कुछ रेट कम करो, यहाँ ज्यादा करो. सो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इस तरह के मिसहैपनिंग्स ना हो, तो उसमें उसके लिए क्या बोलते हैं, तब तक उनको बिल्कुल सिक्योर करके रखा जाता है उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को. लाइक आपका 21 तारीख का डेट है, तब तक टेंडर आ रहा है, किसी ने 10 तारीख को भेज दिया, किसी ने 15 को भेज दिया, किसी ने 18 को, और किसी का 21 को ही आ रहा है. सो वो सब आप सेफली रखोगे सो दैट कोई उनको छेड़ ना सके, एंड एक ही दिन सारे टेंडर्स खुलेंगे, ठीक है. फिर टेंडर्स की स्क्रूटनी होगी. स्क्रूटनी कैसे होगी? दैट कैन बी, आई थिंक देयर इज अ स्लाइड, उसमें स्क्रूटनी के बारे में बताया है कि उसमें अलग अलग जितने भी कंडीशंस हैं वो उस पे एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो भी प्राइस ऑफ आइटम्स जो रेट्स भरे हैं उसने, वो
ठीक है या एकदम से बहुत कम है या एकदम से बहुत ज्यादा है। तो वो तरह की चीजें हमें देखनी होती हैं। रेट एनालिसिस, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेम थिंग कि रेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, 5 अलग अलग टेंडर्स जो आए हैं उनमें से देखते हैं कि किसने किस आइटम में कितना रेट भरा है, किस में कितना भरा है, और ओवरऑल प्राइसिंग क्या दे रखी है। क्योंकि 5 में से सबसे लोवेस्ट कौन सा है और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, या लाइक सेकंड लोवेस्ट कौन सा है, like that we have to analyze. Okay, so that is rate analysis. Then we will make a scrutiny report कि इसके टेंडर में ये कमी है, इसके टेंडर में ये कमी है, इसके टेंडर में ये नहीं है, या ये ज्यादा रेट है भर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो कुछ यदि मेजर है तो विल अगेन कॉल बैक टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर एंड reconfirm from his side. Okay, if he says कि yeah this is something manual error, we have to eradicate, उससे दोबारा से मंगाएंगे। और फिर उसका वर्क ऑर्डर यदि वो फाइनल सबसे लो में आ रहा है और उसका काम भी अच्छा है तो यू कैन award that project to that particular contractor. ओके, सो दैट बिकम्स वर्क ऑर्डर, हमने उसको काम करने का ऑर्डर दे दिया। स्क्रूटनी बनी, उसमें कुछ पंगे थे, सॉर्ट आउट करे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके, एंड उसको अवॉर्ड कर दिया वर्क ऑर्डर कि भैया अब आपको काम करना है। एंड वी देन मेक दिस टेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट लीगल बाइंडिंग। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लो सर। Okay, now you can see what is tender scrutiny. EMD कि EMD अमाउंट सबने भेजा है नहीं भेजा। जिसने EMD नहीं भेजा मतलब वो लास्ट टाइम पे कभी भी अपना हाथ पैर हटा सकता है कॉन्ट्रैक्टर से। लाइक हमने 5 लोगों को फाइनल तो कर लिया, ठीक है, उसमें से जिसको फाइनल किया उसने EMD अमाउंट ही नहीं भर रखा, तो उसका रेट तो कम था और हमने उसको अवॉर्ड कर दिया और बोलता जी मैं तो इस रेट में नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो गलती से भर रखा है, और या तो मेरे को रेट बढ़ा के दो या फिर मैं कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन ना हो इसलिए हम EMD अमाउंट यूज करते हैं। ओके, चेक वेदर अमाउंट सबमिटेड इज एज पर टेंडर कंडीशन। क्या आपने टेंडर कंडीशन में डाल रखा होगा इसका जो EMD अमाउंट है 5,000 है, 10,000 है, लाख है, 2 लाख है, वटेवर, तो वो उसने अमाउंट जमा कराया है नहीं कराया। ठीक है, दूसरा है कवरिंग लेटर। रीड केयरफुली कवरिंग लेटर अदर एनक्लोजर की उसने अपनी तरफ से कोई टर्म कंडीशन तो नहीं डाल रखी कि मैं पेमेंट तो पहले 50% लूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रॉस चेक द कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल कंपनी कॉन्ट्रैक्टर should not suggest any condition. Okay, so again that I'm trying to say कि वो अपनी तरफ से तो कोई कंडीशन नहीं डाल रहे, वो you need to check। ठीक है, कंडीशनल टेंडर शुड नॉट बी कंसीडर्ड एंड शुड बी रिजेक्टेड। या इफ किसी ने कोई कंडीशन डाली है तो यू आइदर इफ यू फील इट्स ओके यू कैन हैव दिस, इफ नॉट यू जस्ट सिंपली रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर टेंडर। ओके, फिर mathematical check, some mathematical error might come, so need to check all bill of quantity that I was explaining in last slide. Some mistakes might be purposefully done by contractor to reduce the total amount of tender offer. That's what I'm saying कि आप क्या करोगे, रेट एनालिसिस ये जो टेंडर स्क्रूटनी कर रहे हो तो उसमें आप देखते हो कि आप उस किसी पर्टिकुलर आइटम में रेट बिल्कुल जो जैसे कोई आइटम है 2,000 का है तो उसने 200 दिखा दिया, या कोई 2,000 का है तो उसने 20,000 दिखा दिया। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स वो पर्पसफुली भी हो सकते हैं और मैनुअल एरर भी हो सकते हैं। ओके, पर्पसफुली इसलिए होते हैं कि आपका ओवरऑल अमाउंट कम दिखे। ठीक है, जैसे मान लेते ब्रिक वर्क इतना होता है आपका पर क्यूबिक मीटर इतना कुछ अमाउंट होता है जितना मुझे याद है 3 या 4 हजार। ओके,
सो कुछ लोगों ने ऐसे डाल दिया गलती से 300 रुपए, तो उसने उसको अवॉर्ड हो गया क्योंकि बहुत सारा ब्रिक वर्क था। अब वो बोलता है जी 300 में तो कोई भी नहीं करता जी, तो पीडब्ल्यूडी का भी शेड्यूल रेट देखो कि जी वो भी तो 3,500 है, ये तो जी मिस्टेक हो गया होगा। तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आप जैसे ही वो 3.5 कर दोगे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो दूसरे वेंडर दे रहे थे उनसे भी चली गई आगे। वेटिंग कि जो आपको रीजनेबल दे रहे थे, जो जो लोग 4 लाख पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे इसने पहले 3 लाख दिखाया था, पर जैसे ही आपने 300 से 3,000 करना पड़ा, बिकॉज वो उसने मिस्टेक से किया था और आपने भी मिस्टेक चेक नहीं करी, तो वो अमाउंट सीधा 8 लाख बन गया, 4 का 8 लाख देना पड़ रहा है अब आपको। सो दैट्स व्हाई दिस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने कोई बिल्कुल ही, वो आप कैसे कंपेयर करोगे, 5 कॉन्ट्रैक्टर है, ब्रिक रेट का प्राइस है, इसने 3,000 दे रखा है, इसने 3,300 दे रखा है, इसने 3,500 दे रखा है, इसने 300 लिख रखा है। आपने नहीं देखा तो गए काम से, आपने कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, बाकी आइटम्स तो है ही, ये वाले पे वो ऑलवेज बोल सकता है जी 300 में तो कोई भी नहीं करता है, तो पीडब्ल्यू के रेट से भी वो शेड्यूल रेट तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उससे तो कम पे नहीं कर सकते आप। गेटिंग? तो वो सारी चीजें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मिस्टेक्स माइट बी पर्पसफुली डन बाय कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ टेंडर ऑफर। सो ये अर्थमेटिकल चेक आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस बोल सकते हैं, रेट एनालिसिस बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू से, दैट हैज टू बी चेक्ड आउट प्रॉपरली। After the tenders are opened, contractor will not be allowed to enter the missing item rate. ठीक है? कोई आइटम रेट उसने नहीं डाला है तो वो अभी नहीं डाल सकता है, अभी उस क्योंकि टेंडर ओपन हो चुके हैं, उसने मिस कर दिया है, सो इट्स हिज फॉल्ट। ठीक है? मिस्ड आइटम रेट विल बी कैरिड आउट एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ओनर। दिस इज a condition that you can put, but I have not seen that kind of a condition कि फ्री में कोई नहीं करता। ओके, सो इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ऐसा गलती कभी नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसी गलती, द पॉइंट इज जब भी कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रोजेक्ट उठा रहा होता है ना, वो सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं चीजों पे डालता है, रेट्स क्या देना है। तो इस तरह की गलती क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं हो सकती, क्लाइंट की साइड से हो सकती है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई ये जो स्क्रूटनी है, यदि आर्किटेक्चर ऑफिस कर रहे हैं तो उनको हर एक चीज बारीकी से देखनी पड़ेगी। क्रॉस चेकिंग एक बंदे ने की, उसके बाद दूसरे बंदे ने की, एंड देन एक फाइनल चेक होगा, सो दैट कोई किसी तरह का मैनुअल एरर भी ना हो। Rebate, sometimes contractor offer rebate at certain percent. Rebate offer is without any condition, it can be accepted. Rebate is something कि that is again final offer कि मैं इतना डिस्काउंट और दे रहा हूँ, तो दिस इज या जो फाइनल वैल्यू आने के बाद यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट भी कर सकते हो, वो अपनी तरफ से दे रहा है कि उसको प्रोजेक्ट उसी को मिले, दैट काइंड ऑफ डिस्कशंस कैन बी डन बिफोर फाइनलिंग। दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। Having completed the arithmetical check, corrective totals, and applying rebate, etc., a statement should be written with name of contractor and their corrected total tender offer. Okay, you got this line? सब कुछ करेक्ट करके रीबेट लगा के जो फाइनल टोटल बन रहा होगा, ठीक है, दैट इज फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबका। कि कोई जब आप किसी ने मल्टी, कई बार क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी आइटम रेट 300 है, क्वांटिटी 12 है, किसी ने गुना नहीं लगाया उसमें, जो टोटल वैल्यू होती है, तो 300 गुना 12 होना चाहिए, पर इक्वल में 300 ही लिखा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की भी गलतियां होती हैं। सो वो आप एक्सेल पे काम करोगे जब भी, कि जो आर ऑलवेज एक्सेल, तो वो आपको चेक करना होता है फार्मूला लगाया है, गलत लगाया है, ठीक लगाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, all should be written in the ascending order list, lowest offer in the first place, highest offer in the last place, first 3 4 will be considered and studied further for short listing tenders। So आपके पास 8 10 थे, तो उसमें से पहले 3 4 कर लियो और उनको फिर से अच्छे से स्टडी करके फाइनल कर लियो। ठीक है? दैट इज स्क्रूटनी, एंड देन दैट्स हाउ यू गोइंग बैक टू द स्लाइड, स्क्रूटनी, रेट एनालिसिस, रिपोर्ट बन गई, एंड आप उसके बाद क्लैरिफिकेशन करके आपके कॉन्ट्रैक्टर से फाइनल कर दोगे। डन? सो नाउ आई थिंक या
नहीं नहीं, गवर्नमेंट बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। it's a thing between you and your contractor. Maybe it's a thing between client and contractor. Simple. You are just, you are a technical person who is just guiding that client because he don't know all that stuff. मैंने बताया ना कि ये आपके कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो आप एक्सेल शीट या बीओक्यू है उसमें भी पंगे कर सकते हैं, उसके अलावा भी वो साइड में बहुत पंगे कर सकते हैं। मैंने हर स्टेज में बताया कि वो कहाँ कहाँ पंगे कर सकते हैं। ओके, सो एज एन क्लाइंट, अभी क्लाइंट कभी डायरेक्ट नहीं जाता उसके पास। कभी कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो क्लाइंट हमेशा एक इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंट रखता है। दैट कंसल्टेंट इफ से बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इज एन आर्किटेक्ट। ओके, वो जो कंसल्टेंट है जो उसके लिए काम कर रहा है, दैट फॉर क्लाइंट के लिए का, हम क्लाइंट की साइड से हैं, आर्किटेक्ट इज फ्रॉम क्लाइंट साइड, और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर पार्टी है। ओके, तो हम दोनों के बीच में चल रहा है। अब उसको लीगली बाउंड करने के लिए दैट इज आप दिस इज अगेन ऑल प्रोसीजर्स, और ऑल प्रोसीजर लाइक कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आपने टेंडर बनाया, वो कंडीशंस तो बना दी हैं, बट वो कंडीशन तब तक काम नहीं करेंगे जब वो लीगली बाउंडिंग नहीं होंगी। लीगली बाउंड है ही नहीं, मतलब वो बंदा करे ना करे, उसके उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई केस नहीं बना सकते, कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका आप। बट आप जैसे लीगली बाउंड कर दोगे तो ही इज लीगली बाउंड कि आपका काम उसी रेट पे करे, टाइम से करे। अभी मैं आपको बताता हूँ, कंडीशंस होती है टेंडर डॉक्यूमेंट्स में, ये काम 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, तो 6 महीने नहीं करोगे तो आपके कॉन्ट्रैक्टर पे इतना पेनल्टी लगेगा, लाख रुपए पर महीना, 2 लाख रुपए पर महीना। तो वो टाइम से नहीं करेगा तो उसको इतना पेनल्टी, जो उसका अमाउंट बनता होगा फाइनल, उसमें से डिडक्ट होता जाएगा। ओके, बट वो पेनल्टी लगेगी ही नहीं जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो लीगल जो पेनल्टी है आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इट्स नॉट लीगली बाउंडिंग। खाली आपके पास डॉक्यूमेंट है बट आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट थोड़ी ना साइन किया है। ओके, तो वो गवर्नमेंट वाला पार्ट तो सिर्फ यही है कि वो लीगली बाउंड करके आप कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसको, टेंडर से कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ, एंड देन यू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद योर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, नो दिस इज नहीं लीगल इज, दिस इज समथिंग यू आप हाई कोर्ट तक जा सकते हो। ये तो देखो, या तो आप लोकल कोर्ट्स में सेटल कर लोगे, वहां सेटल नहीं होता तो उसके ऊपर वाले कोर्ट पे जाओगे, है ना। तो वो तो दिस इज द सेम, जो भी लीगल, जैसे आपके वैसे भी कोई लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड से रिलेटेड रहते हैं, या आपके वैसे भी होते हैं क्रिमिनल होते हैं, वो सबका वही प्रोसेस होता है, उसके लिए कोई अलग से अदालत नहीं है। ठीक है। चलो, एक कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक छोटी सी ऐसा है, इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू आर डिस्कसिंग वी कैन ऑलवेज, we can have a word on this thing, what basically your contract is. देखो, पढ़ो इसको, व्हाट इज सेइंग, एक कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो पार्टीज हैं, वो अपनी तरफ से वॉलेंट्री, मतलब हम आपस में एक दूसरे को लीगल बाउंड कर रहे हैं एक दूसरे से, कि भैया मैंने ऐसे नहीं किया तो आप मुझे जेल भेज सकते हो, तो आपने नहीं किया तो आप मुझे जेल भेज सकते हो। सिंपल, गेटिंग द थिंग, कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो आप मेरे पे लीगली केस डाल सकते हो, और आपने नहीं दिया तो मैं डाल सकता हूँ। सिंपल एज दैट। सो ये जो आपके टेंडर होते हैं, ये नेगोशिएशन होते हैं, वो सब में सारी चीजें, टर्म्स कंडीशंस बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, हर लाइन का क्या मीनिंग है, और वो जो कंडीशंस हैं वो क्लियरली पता होना चाहिए। ये जो रेट्स वगैरह है, ये सब चीजें केयरफुली डन होंगी, देन यू विल गो प्रोसीड इन कॉन्ट्रैक्ट। सो अगेन, जब हम बिल्कुल नहीं होते हैं
तो हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी से, तो देयर विल बी लॉट ऑफ चांसेस कि अदर विल टेक एडवांटेज ऑफ अस. So first we need to gain some experience, then we can think about doing contracts with other parties. Okay. So the contract shall be executed and signed on a stamp paper of appropriate value. In case of dispute, and stamp contract paper cannot be amended before an arbitrator or a court of law. Okay, and this is Indian Contract Act 1872. That will be, legal टर्म्स जो आपको इससे रिलेटेड जानना है वो आपको मिल जाएंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यदि दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करना चाह रही हैं तो उनको इन रूल्स के अंडर ही काम करना पड़ेगा. अब देखो, जितना मुझे आइडिया है उसमें क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के होते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लीगल होगा, एक अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अवॉइडेबल क्या होगा कि आपने कुछ रूल्स और कंडीशंस तो बनाई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स तो किए हैं, बट ये जो गाइडलाइंस दी थी ना आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 1872, वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती. ओके, सो वो वॉइडेबल हो जाएगा कि ये तो जो आपने रूल बना दिए अपनी मर्जी के बना दिए, इस तरह के रूल हम नहीं फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, लाइक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या एग्जाम्पल हो सकता है? We want to purchase land. So what are the rules? I don't know. किसी को लाइक कुछ चीजें होती हैं या अब जैसे कुछ आपने केसेस देखे होंगे ना, आफ्टर 18 एज पे आप कोई 18 साल का कोई 18 साल से कम एज का कोई इंसान है तो उसके ऊपर कुछ रूल्स नहीं अप्लाई होते, क्रिमिनल रूल्स अप्लाई नहीं होते, उसको बोलते हैं कि वो मेच्योर नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो आप उसको लीगली बाउंड कर ही नहीं सकते, और आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा. सो उस तरह की कुछ गाइडलाइंस होगी कि कोर्ट में एडमिसिबल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. वो again, that's why you need to gain experience, or either you need to have a attorney who will be helping you to draw this agreement. एक लॉयर पकड़ सकते हो, यदि आप नए हो, ही कैन हेल्प यू कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये कंडीशंस रख सकते हो. दीज आर द परमिसिबल कंडीशंस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके, इज दैट क्लियर? नहीं ना, दैट्स अगेन ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कंडीशंस, यदि वो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा, ऐसे ही हमारे जो नॉर्मल एक्ट्स होते हैं वो, जैसे आप किसी लॉयर से बात करोगे तो ही कैन एक्सप्लेन प्रॉपरली कि देयर इज सम कंडीशंस कि कहाँ पे आप रूल फॉलो करोगे, कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे नहीं फॉलो कर सकते. सो इसी तरह से ये जितनी भी कंडीशंस होती है ना, तो उसके लिए यू नीड टू हैव सम इंटरमीडिएटर. अगेन कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसमें आपको यू नीड ए पर्सन हु इज वेल अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ एक्ट्स, these kinds of rules. Okay, either you will be working some company जो इस तरह के एग्रीमेंट बना रही है, क्योंकि उन्होंने भी जब शुरू में जो एग्रीमेंट्स बनाए होंगे उन्होंने कोई लेजिस्लेटर पकड़ा होगा जिसकी हेल्प ली होगी, एंड दे ड्रॉ देयर कॉन्ट्रैक्ट. आपने देखा होगा कि कई कंपनीज होती हैं
जो आपके साथ आपने सुना होगा कि आपको बोलते हैं कि आपको मिनिमम 5 साल काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इतना अमाउंट हम जो आपका होगा या आपको देना पड़ेगा या हम आपका कुछ रोक के रखेंगे, आपको देंगे नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज अगेन इन कॉन्ट्रैक्ट। बट आजकल गवर्नमेंट क्या करे कि इस तरह के आप कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, बिकॉज वो क्या होता है कि वो लेबर लॉज के अगेंस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो दे विल प्रोटेक्ट कि इस तरह की गलत चीजें ना हो, गैर कानूनी चीजें ना हो। ओके, सो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको सुपरसीड करने के लिए देयर इज ऑलरेडी ए लॉ। तो उस तरह का लॉ आप बना दो, पर उसको सुपरसीड कर रहा है दूसरा लॉ, तो आप वो लॉ दैट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा भाई ये तो आपका काम ही नहीं करेगा, क्या करोगे, बना लो कॉन्ट्रैक्टर, उसने तो जब तो साइन कर दिया, बट ही नोज कि ये तो लॉ होता ही नहीं है, पर आपने आपके एग्रीमेंट में डाल दिया बिकॉज यू आर न्यू, एंड आपने डाल के बोल दिया और एग्री कर लिया कि भैया देखो मैं तो इस तरह का स्कीम बना रहा हूँ, इसमें मेरे को फायदा होगा, इसको नहीं बनेगा। और मैंने बना दिया, बट मैंने किसी लेजिस्लेटर की हेल्प नहीं ली या किसी नॉन पर्सन या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कुछ कुछ गाइडेंस नहीं ली, तो लास्ट में मैं ही फंसूंगा। ओके, सो दिस इज अगेन very tricky a thing. You need to gain a lot of experience, either as a young person you need to follow a you need to follow a good process की कोई भी चीज करनी है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो आप इंटरमीडिएटर कौन रहेगा आपके बीच में, आपको हेल्प करने वाला, क्या क्या आप जो कंडीशन डाल रखे हो कि वो लायबल हो सकती है नहीं हो सकती, कोई कोई लायर रहेगा आपके साथ जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत पहले। द पॉइंट इज, अब हर किसी लायर को भी लॉयर एक्सपर्ट नहीं होते, कुछ लॉयर्स होते हैं जो सिर्फ इन्हीं एक्स में ही काम करते हैं, जो इस तरह के एग्रीमेंट्स में बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करते हैं, सिर्फ इस तरह के एग्रीमेंट्स के लिए। ओके, तो इस तरह का कोई लॉयर होगा जो इस तरह के एग्रीमेंट्स में काम करता है, उसकी उसकी हेल्प से तो आप एक जनरल एग्रीमेंट बना सकते हो। वो एग्रीमेंट एक बार बना लिया इस प्रोजेक्ट का, किसी प्रोजेक्ट का, उसको आप दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी कर सकते हो। नाउ यू नो ये कंडीशंस ये काम करती हैं, और ये कंडीशन मैं दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकता हूँ, सिंपल। ओके, ठीक है, ये चीजें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाओगे यू विल गेट, बट नाउ यू नीड टू विजुअलाइज, ये चीजें होती हैं। और जब ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, ऐसे होती हैं, तो जब आप बाहर कहीं काम करेंगे तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। बट अभी रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप लोगों को अभी वो आउटर वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं मिला है। ओके, बट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, दिस इज समथिंग जो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, बट जैसे ही आप प्रैक्टिकल उसमें आओगे यू कैन सिंक इन विद दीज लाइन्स। ओके, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये चीज क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों बोला था और ये क्यों लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। बट यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट यू शुड ग्रैब नाउ कि दिस इज समथिंग, ये ऐसे होता है। ओके, सो अगेन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या लगा, कॉपी ऑफ पब्लिक टेंडर नोटिस कि एक टेंडर फ्लोट हुआ था, सिलेक्टिव का है या पब्लिक का है। फिर वर्क ऑर्डर हो गया कि हमने असाइन कर दिया। लेटर ऑफ ऑफर कि वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ऑफर आया है कि ये है। उसमें आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स, यू नो कि ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये कैसे करना है, ये ऐसे करना है। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपेंडिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल, बिल ऑफ क्वांटिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग डन, दिस होल सेट। ऊपर एक पेपर लगाया, यू साइन दिस डॉक्यूमेंट विद दोज annexes, इट्स बिकम ए लीगल बाउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये सब आपके पास टेंडर में था, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी वहीं से उठाया, वो अपेंडिंग सब था, वो सब आपने सिर्फ एक पेपर के नीचे लगा के यू जस्ट मेड इट्स ए लीगल थिंग। दैट टेंडर जो अवार्ड हुआ था उसको आपने लीगली बाउंड कर दिया, दैट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डन। आई थिंक आवर टाइम इज ऑल्सो डन। हमारी क्लास हमेशा इतनी लंबी की जाती है। ओके, इज दैट करेक्ट? यस सर।
So should we have attendance now? So Yes, sir. in next class we'll be moving to next topic. Tender part is completed. Okay. Now you know types of tenders and additional things related to tender. जो आपको like इस semester में exam से लेना देना नहीं है, but your this thing will help. So let me get your attendance sheet.